कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है, ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफ़ी समझदार लगती हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं।
एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा, और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में। बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिठू,
अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, अरे वाह। चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिक्र नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियटी कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, बना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी।
अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू। देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात